ऑलराइट, क्लास 11 देखो, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के अनुसार मैं अब आ चुका हूं आपके साथ क्लास 11th के ऊपर चर्चा करने के लिए। देखो भाई, क्लास 11th इज द बेस ऑफ ऑल द एग्जाम्स। 60% सिलेबस क्लास 11 से ही तैयार होता है। तो भाई देख, कुछ चीजों को मैं बताऊंगा और उसको कंठस्थ कर लेना कि भाई 110% क्रेडिट है। जो फिजिक्स के मामले में तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जो सजेशन मैं आपको दूंगा अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आई प्रॉमिस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कम पैसों में। और YouTube में अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं। नीट मेंस लेवल के क्वेश्चन सब का सब मैं करवा दूंगा यहाँ पर, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। देखो भाई, होता क्या है ना, क्लास 11th जो है ना, जो क्लास 11th का जो क्लास है ना भाई साहब, इसमें सबसे पहला ही चैप्टर पे ज्यादा लोगों को कमांड नहीं हो पाता, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, कुछ चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको बता दूं, एम फॉर माँ, मैथ्स माँ होती है, फिजिक्स पापा होता है सबको। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री माँ और मौसी वाला रिश्ता होता है भाई, भूलना मत इस बात को। जिसको मैथ्स नहीं आता है ना, उसको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में समस्या आने वाला है। लेकिन चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट का हो, आपको मैं एक बात बता दूं, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। भाई डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स आना चाहिए भाई। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें सिखाऊंगा, जिसमें सबसे बेहतरीन चीज जो सिखाऊंगा ये 2 से 3 दिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। और मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कैलकुलस, आई प्रॉमिस। एट प्रेजेंट जो क्लास 12 में बैठे हुए हैं उनसे भी जाकर क्वेश्चन कर दोगे ना कैलकुलस में। ठीक है, उलाला ना कर दे, ध्यान दे देना, बस ऑब्जर्व करना। कैलकुलस में मैं आपको समझाऊंगा पहला पार्ट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखो, जो मैथ्स स्टूडेंट है उसको 45 मार्क्स से क्लास 12 में ये कैलकुलस पढ़ना ही है, और जो बायो स्टूडेंट है इसके बिना बेटा अधूरा नहीं, वो बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने ये लेक्चर अच्छे से नहीं लिया तो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके बाद शुरू होगा हम लोगों का एक एक करके चैप्टर्स, जिसमें सबसे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी को अगर मैं चेकआउट करता हूं तो सबसे पहला चैप्टर आपका बनता है यूनिट एंड मेजरमेंट। लेकिन मैं यूनिट मेजरमेंट से चैप्टर शुरू नहीं करूंगा, पहले मैं आपको कैलकुलस सिखाऊंगा और ऐसा सिखा दूंगा क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन, ये सब चैप्टर आपके लिए लेफ्ट हैंड वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, मोशन इन प्लेन में भी सबसे बेहतरीन चैप्टर है भाई साहब ये। इसमें 2 चीज बहुत गजब से सीखोगे, वेक्टर कंसेप्ट। किसी से भी पता कर लेना भाई, वेक्टर कंसेप्ट अगर तुमने नहीं सीखा तो याद रखना ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, नीट, जेई, सीयूईटी, कितने भी एग्जाम्स होंगे इसके बिना मुश्किल है कुछ भी। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास काफी चैप्टर्स आने वाले हैं। एनएलएम बोले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, उसके बाद आप सीखोगे छठा चैप्टर ग्रेविटेशन, कुछ 9th क्लास में मिलता जुलता नहीं लगा है ग्रेविटेशन। ठीक है, 7वां चैप्टर जो पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड आरएम इज कॉल्ड रोटेशनल मैकेनिक्स। ये भी बेहतरीन चैप्टर है भाई साहब। ठीक है, लोग बात कहते हैं इसके न्यूमेरिकल बहुत टफ, आसान है, परेशान नहीं हो। ठीक है, एनएलएम के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया सबसे मेन चैप्टर क्या, कि अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स को अगर तुमने इग्नोर किया, एक भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। रीजन, एवरी चैप्टर इज बेस्ड ऑन कैलकुलस।
Without calculus, you are not able to survive in class 11th as well as class 12th. Understood? So your first target to resolve the basic concept of calculus. मैं कुछ इधर उधर वाली बातें नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स की बातें करने जा रहा हूं। एक एक करके चीजों पे टारगेट बनाएंगे और हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। क्या सीखेंगे गुरु? डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेरिवेटिव्स, और वी कैन से द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेस्ड कंसेप्ट सीखने जा रहे हो। आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ भाई। ठीक है, समझ में आए तो नोट करना, ना समझ में आए अपना पेज खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। एक एक टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। और ऐसा सिखाऊंगा डेरिवेटिव, ध्यान में रखोगे, हमेशा याद रखिएगा कि आखिर ये कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन जो टर्म है ना, ये बनाए डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का डिफरेंस जब निकालते हैं बहुत ही मिनिमम वैल्यू आता है बेटा, और वो हमें एग्जैक्टनेस तक पहुंचाता है। मिनिमम वैल्यू की एग्जैक्टनेस तक पहुंचाता है। डिफरेंशिएशन गिव्स द एग्जैक्टनेस ऑफ द एवरीथिंग। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्लास जब 9th में थे, थोड़ा क्लास 9th को साथ में ले जाकर के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब क्लास 9th में थे तो याद करो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? सर लिखते थे हम लोग v माइनस u अपॉन टी। वेरी गुड। कुछ बच्चों को तो ये भी याद नहीं हुआ। नहीं याद हो तो भाई क्लास 9 का बुक उठा ले और एक बार क्लास 9 का बुक उठा करके पढ़ ले। कुछ नहीं बिगड़ रहा, अभी गर्मी का छुट्टी है। ठीक है, अगर तुम इसमें भी शर्मा रहे हो तो क्लास 11 शर्म नहीं, बर्बादी होती है फिर। a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी का मतलब क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसी चीज को एक जनरल बच्चा कैसे लिखता है बेटा? एक जनरल बच्चा इस तरह भी लिखता है तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बुराई नहीं है। मान लो इनिशियल स्टेज पर अगर मैं इस तरह से बात करता हूं, कलर थोड़ा सा चेंज करता है भाई साहब। कुछ बच्चों का फेवरेट कलर ले लेते, पिंक कलर, लड़कियों वाले कलर, पिंक कलर लड़कियों के लिए अच्छा लगता है, और लड़कों का ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक कलर ले लिया भाई। ठीक है, यहां से अपना कार चलता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। ठीक है, अपना कार कौन सा कार? BMW। भाई सपना देखने में क्या बुराई है, अभी नहीं है ले लेंगे भाई। ठीक है, अब यहां से जब वो चलना शुरू करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लो या v मान लो, तेरी मर्जी। तुमने v1 माना, बाद में तुमने v2 माना, क्या दिक्कत? इनिशियल टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, तेरी मर्जी। तो वो तुमने लिख सकते हैं v1 माइनस v2 है, t2 माइनस t1 एज यूजुअल, जैसे क्लास 9 में लिखते थे। लेकिन भाई थोड़ा सा और बड़े हुए, a इज इक्वल्स टू क्या लिखना शुरू किए? डेल v ओवर डेल t। अब भाई ये डेल v ओवर डेल t, डेल व्हाट इज डेल? डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, जो चेंज आ रहा है ना, वेरिएशन आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, टाइम में जो चेंज आ रहा है, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, सिंपल सा बात। अब देख, इसी डेल पर अगर मैं भाई साहब देखना यहाँ पे, यहीं पर अगर मैं लिमिट t टेंस टू 0 लगा दूं तो याद करो अब तक तुम इसको क्या कह रहे थे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला या जनरल एक्सीलरेशन। ये बेसिक तरीका था 9th क्लास का। हाँ ना बोल भाई। ठीक है, एक्सीलरेशन डेल v ओवर डेल t। नेक्स्ट, a इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0। इसको अब तुम एक्सीलरेशन नहीं, इसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या बोलोगे बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देख भाई, एक बात छोटा सा पूछूंगा और अगर मेरे बात से एग्री करते तो बोलना। अगर कोई बोलता है कि ये जो है tan थीटा इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम बोलोगे पागल हो क्या? अभी 10th पास करके आए, tan थीटा इज नथिंग बट वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक। बोला अरे यार गजब गजब। अगर कोई बोला कि दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, तुम बोले पागल हो क्या? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल कांसेप्ट्स से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। अगर कोई कह दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ट्रिग्नोमेट्री, तो बोले क्या बात कर रहे हो सर, क्या मजाक करने के लिए आए हो क्या आज? ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई हर एक फिजिक्स का मैथमेटिकल टर्म का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, और उस रिप्रेजेंटेशन को ही मैं बताना चाह रहा हूं
कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, dx अपॉन dy या dp अपॉन dt या ds अपॉन dk। एज यूजुअल जो लिखना है भाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन द रिप्रेजेंटेशन इज दिस वे। बट हाउ दिस रिप्रेजेंटेशन इज कम्स, हाउ दिस रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड, तो भाई देख इस स्टेप को लिखने का बेसिक तरीका। अब इस रिप्रेजेंटेशन को जब मैं आगे लिखूंगा तो इस एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगा, इस डेल वी को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल डी और इसको dv अपॉन dt। अब एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन फॉर्म अगर तुमसे कोई पूछा तो तुम क्या बोलोगे, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। बोल भाई मन में, dv अपॉन dt। अच्छा सर, अगर मुझसे कोई एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव फॉर्म बोलेगा तो मैं बोलूंगा dv अपॉन dt, और अगर इससे पहला स्टेप कोई पूछा तो मैं क्या बोलूंगा, a limit t tends to 0 del v upon del t, and this is representation of the instantaneous acceleration. I hope you all are able to understood. Now my factor is that beta कि dv upon dt is the representation of acceleration. Basically how we can speak this one, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया, किससे इसको बोला जाता है, तो बोला जाता है velocity is differentiated with respect to time, then we can say it is nothing but we can say acceleration। उसको हम लोग क्या कहेंगे, acceleration। जो तुम लोग जब भी something is changed with something, तो something is changed with something, that is representation of derivative। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर वेलोसिटी को लिखना पड़ता था तो ds अपॉन dt लिखते थे, जिसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम लिखते थे वेलोसिटी को। हाँ गुरु, तो अगर मुझसे कोई जब हम क्लास 9 में थे सर, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख देते थे, याद करो, डेल एस अपॉन डेल टी, दैट इज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। अब मुझे कोई भी डेरिवेटिव फॉर्म में वेलोसिटी लिखने बोलेगा तो क्या लिखूंगा मैं, ds अपॉन dt। कोई इसमें बुराई नहीं है। और ध्यान में रखना, इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप को पूछे तो इसमें क्या बस लगा देना, लिमिट t टेंड्स टू 0। लिमिट t टेंड्स टू 0 ये बताता है किसी भी एक इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू इतनी है, बात खत्म। भाई होता क्या है ना, एक बड़ा सा बड़ा लेंथ ऑफ द वायर मान लो, और इसका अगर तुमसे स्मॉल एलिमेंट के लिए कोई पूछे, कोई ये बोल दे कि तुम मुझे ना इस पॉइंट पर ही बस इसका लेंथ बताओ, तो भाई ये जो स्मॉल लेंथ होता है ना, ये स्मॉल लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, dl से करते हैं। बट उसी में एक टोटल लेंथ को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है, L1 और L2 का वेरिएशंस होता है, और हम लोग लिख देते हैं L2 माइनस L1 पहले की क्लास में। लेकिन अब हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट को जब चेकआउट करना शुरू करते हैं, उस छोटा सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेरिवेटिव से। ये इसका था बेसिक फंडामेंटल भाई। इसका मतलब तुम आप समझ चुके होगे कि एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं dv अपॉन dt से, और इसी तरीके से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx अपॉन dt से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई समस्या तो दोबारा पूछना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछते तो आप पर क्वेश्चन मार्क है भाई। अगर देख, अब ये जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय dv बाय dt। और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू जैसे मैं इसमें पुट करता हूं तो ये क्या है, dx अपॉन dt। और जैसे इसको रिजॉल्व करता तो इसको लिखने का तरीका क्या है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अब तुम बोलोगे गुरु dt था, तुम d स्क्वायर t स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? मैं तुम्हारी मन की सारी भावनाएं समझ रहा हूं, बशर्ते तुम भी मेरी भावनाओं समझो। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, जब भी कभी इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है, आपको सोचना पड़ेगा dt के ऊपर पूरा स्क्वायर लगा हुआ है और दिखाना नहीं है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, लॉजिक तो दीजिए भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ज्ञान देने वाला जो साइंटिस्ट था ना, ये जो कैलकुलस बताने वाला जो साइंटिस्ट था ना, उस साइंटिस्ट का नाम था, जिसने इस ज्ञान को पूरा दिया, उसका नाम था, वो मक्कार है एक नंबर का गुरु, सॉरी, ये भाई साहब जो है मैथ्स पर पूरा ज्ञानी थे, एक टाइम में मैथ्स के साइंटिस्ट माने जाते थे। न्यूटन ने ही कैलकुलस मेथड दिया है, भूलना मत इस चीज को। हु गिव द थ्योरी ऑफ कांसेप्ट्स ऑफ कैलकुलस, न्यूटन। तो क्या कहता है न्यूटन, कहता है कि अगर इस सबका पावर 1 1 1 तुझे जहां पे भी दिख रहा हो, तो इसको तुम क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशिएशन फॉर्म या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये भी क्या है, वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका मतलब सर ये आप कहना चाहते हो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 2 है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस, इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको ज्यादा दूर तक तो नहीं पढ़ना है, भाई साहब, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अटैकिंग वाला मिलने वाला है। सर इस पर बेस कुछ एप्लीकेशन करवाइए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटैक करेंगे, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटैक करेंगे। सो आई विल शो यू सम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, लेट इट बी। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रूल नंबर 1। रूल ये कहता है कि अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सबसे पहले डी तो लिखोगे ऊपर नीचे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको ध्यान से देखना है। मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अब ऊपर क्या है, ऊपर अगर एक्स ना हो करके कुछ भी वैल्यू हो, a प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस कुछ भी, तो याद रखना ये सबको तुम क्या मानोगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब, 0। ये रूल में फैला है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट शुड बी 0। भूलना मत इस चीज को, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट शुड बी 0। क्या मतलब है सर आपका, मतलब ये जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको ध्यान से देख ले भाई, और देख ले यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बस x नहीं होना चाहिए। अगर तुमने x ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इसको पूरा डेरिवेटिव करना है और इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि यहां ऊपर पे कहीं पे भी x नहीं है। रूल नंबर 1 यही कहता है, और रूल नंबर 1 के अनुसार डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट शुड बी 0। ओके सर। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर वो टर्म तुझे दिख जाए, ठीक है, तो तू ये देख कि उसके ऊपर पावर क्या है। तो रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन जब तू किसी के रेस्पेक्ट में कर रहा है, अगर तुझे उसका पावर अगर दिख जाए, उस पावर पर 1 माइनस कर देना, एक जैसे ही माइनस कर दोगे और ये पावर क्या लिख दोगे, बाहर लिख दोगे। दिस इज द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये मत पूछना कैसे आया, रीजन क्या है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना, ठीक है, एक वैल्यू को कम करना और जो पावर होता है उसको पहले लिख देना, ठीक है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करना। देख भाई, हम यहाँ मैथ्स पढ़ाने नहीं है, हम यहाँ पे फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैथ्स के छोटे छोटे एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आए हैं, जहां पे फिजिक्स के एप्लीकेशन यूज होगा, मैथमेटिक्स उसको सीखने के लिए आए हैं। तो जैसे मान ले x वर्ड 2 है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा भाई साहब, और x रहेगा और 2 पर पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x। हड़बड़ा मत, आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज द बेसिक आंसर रिप्रेजेंटेशंस। धीरे धीरे सीखोगे भाई, धीरे धीरे सीखोगे। फिर देख, अगर मान ले कोई कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 100, बहुत सौ से डर गए, अबे यार काय का डर गए, x पावर 100 ही तो है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है x पावर n है तो n को बाहर कर और n में एक पावर कम कर दे, n में एक पावर क्या कर दे, कम कर दे, कर देते हैं एक पावर कम, तो 100 बाहर निकाला और x में एक पावर क्या कर डाला, कम कर डाला, और जैसी पावर कम किया तो x की पावर क्या हो जाएगा, 99। अब भाई देख, अब तो तुझे सीधा सीधा डायरेक्टली करना पड़ेगा, बिना पेन उठाए आंसर बोलना पड़ेगा, और अगर आंसर नहीं बोला तो तुम्हें पाप लगेगा, बात खत्म। अब देख, कोई भी तुझसे डिफरेंशिएशन पूछे, अगर कोई बोले x पावर 24, तो तुझे पता होना चाहिए पावर वो बाहर आएगा और एक पावर क्या होने वाला है, कम आने वाला। दिस आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर तुझसे कोई पूछे x की पावर 50, आंसर क्या होगा बता दे जल्दी, 50 x की पावर कितना होगा, 49, खेल खत्म, आंसर। उम्मीद करता हूं आपको रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 समझ में आ चुका है, और अगर आ चुका है तो एक क्वेश्चन और देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ, कोई बोला एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस c, आंसर करके दिखा दे गुरु। तो भाई तू एक काम कर, पहला तो डरना बंद कर, इतना बड़ा है कैसे करेगा तू, इतना बड़ा है कैसे करेगा तू। देख, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसान करने का बेसिक फंडामेंटल तरीका है, पहले क्या कर कि बेस कहता है सबसे मल्टीप्लाइड है, सबको तोड़ डाल मतलब क्या है सर, तोड़ डाल का मतलब है कि इसको ब्रेक कर, अलग अलग करके लिख। ऐसा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बोल, ऐसा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बोल। और अगर लिख सकता है तो बात खत्म, अगर लिख सकता है तो बात खत्म भाई, खेल खत्म। अगर लिख सकता है तो काम हो जाएगा। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, अगर हाँ बोल रहे हो मन में भी तो काम हो जाएगा। अब पहले देख
क्या यहाँ पे x दिख रहा है क्या? यहाँ कौन है? c है ना, लास्ट में क्या है? c है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधी क्या होगा? 0। इससे मुद्दा नहीं है। अब बच रहा है ये x स्क्वायर। पता है तुझे कि आंसर क्या बोलेगा? तू मुझे पता है 2 बाहर निकाल लिया होगा और आंसर क्या लिखेगा? 2x। हाँ ना बोल भाई। हाँ अब ये देख ax है भाई, ax है, ax है, एक कोफिशिएंट में तो एक बाहर निकाल और डिफरेंशिएशन ऑफ x को डिफरेंशिएट कर। इसी तरह से b बाहर निकाल, डिफरेंशिएशन ऑफ dx और x को रिजॉल्व कर। अब एक बात सुन, इसको आ रहा है क्वेश्चन को समझाने के लिए, लेकिन देख जब भी कभी डिफरेंशिएशन ऑफ x आता है तो दो तरह के बच्चे होते हैं। क्या करते हैं वो? इस तरह से लिख देते हैं dx अपॉन dx और काट के लिख देते हैं 1। दिस इज द रॉन्ग मेथड। ऐसे कभी जिंदगी में मत करना, ये जनरल मैथमेटिक्स तो है ही नहीं भाई। रूल कहता है कि बेटा डिफरेंशिएशन अगर x का करना है, डिफरेंशिएशन अगर x का करना है तो x के ऊपर पावर का है j1 है, और j1 है, j1 को देखना पड़ेगा तुमको, और j को 1 को क्या करो? बाहर निकाल लो। j को 1 को बाहर जैसे तुम निकालोगे 1 माइनस 1 करोगे कि नहीं करोगे? काहे कि तुम्हें रूल पता होना चाहिए कि x की पावर n की रूल होता है n x n माइनस 1 होता है भाई। और जैसे तुम रिजॉल्व करोगे 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 1 x की पावर 0 और 1 इंटू 1, आंसर बिकम्स, खेल खत्म। द आंसर इज, इसका मतलब सर डिफरेंशिएशन अगर x का रेस्पेक्ट में x को ही करना पड़े तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ y के रेस्पेक्ट में y को ही करना पड़े तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। रूल ये रहा सामने, ये इस मेथड से करना पड़ेगा, जिस कारण से जब तुम इसको सॉल्व करते हो बेटा तो आंसर आता है 2x प्लस a। डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या होगा? 1। पीछे बता चुका हूं। b डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या होगा? 1। on the net answer is 2x plus a plus b. This is the final answer. I hope ज्यादा लंबा क्लास बनाने का कोई मुद्दा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है छोटा क्लास आपको मजा आता है, छोटे छोटे क्लास क्वेश्चंस को एनालिटिकली समझिए और ना समझ में आए तो पूछिए। टिल देन थैंक यू and have a nice day. This is the basic concept of the differentiation. Again we comes in the next class with more different types of questions based on JEE, advanced and NEET level question. Till then thank you and have a nice day. Thank you class.